हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में काव्य नंबर 10 भारत गौरव वो पढ़ेंगे। इनके कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालिक राष्ट्रीय परिस्थिति को प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। प्रस्तुत काव्य जो भारत गौरव काव्य है वो भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया गया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया गया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। तो चलिए हम काव्य पंक्ति के बारे में देखते हैं। तो काव्य पंक्ति कुछ इस तरीके से है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। ये 2 पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है। वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। तो स्टूडेंट्स, ये पंक्ति के अनुसार आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहाँ है, तो उत्तर आपका ये पंक्ति में मिलेगा कि भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती है, इसीलिए भारत देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। नाउ नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है। संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन। भारतवर्ष है। कहा गया है कि इस दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक देश यानी कि श्रेष्ठ देश कौन सा है। वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष है। यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है जो संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। ओके, नाउ नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है।
यानी कि दो पंक्ति में कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हाँ, यह बुढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले और कोई देश आता नहीं है, दूसरा कोई देश नहीं हो सकता। यानी कि ये पंक्ति के द्वारा हमें प्रश्न पूछता है कि भारतवर्ष को वृद्ध यानी बूढ़ा, तो भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो हमें उत्तर क्या होना चाहिए हमारा कि भारत संसार का सबसे पुराना देश है। भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसीलिए उसे वृद्ध कहा गया है। इसीलिए भारत को क्या कहा गया है? वृद्ध देश। ओके, नाउ नेक्स्ट पंक्ति, भगवान की भावभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। दो पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए हैं, उनका प्रथम संग्रह भंडार यानी कि भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से किया है। खुद ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से किया है। तो इसके रिलेटेड आपको प्रश्न पूछते हैं कि विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो हमारा उत्तर यही होना चाहिए कि विधाता ने नर सृष्टि यानी कि मानव सृष्टि, तो नर सृष्टि का विस्तार भारत से ही किया गया है। समझ में आया कि विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। नाउ नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। तो ये पंक्ति में कहा है मैथिली शरण गुप्त ने कि भारतवर्ष ही यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि इस देश के निवासी आर्य है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया है। समझ में आया? तो ये जो है आपको प्रश्न पूछा जाए कि आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे, तो उत्तर यही पंक्ति से हमें मिलेगा कि आर्य सभी तरह की विद्याओं और कला कौशल में आचार्य थे। आर्य सभी तरह की विद्याएं जानते थे और कला कौशल में भी वह आचार्य रहे हुए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट पंक्ति, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यद्यपि इन आर्यों की संतान आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है हमारे बीच। यानी कि इस पंक्ति से प्रश्न पूछा जाए कि आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है, तो उत्तर हमारा होना चाहिए कि आर्य की संतान आज अधोगति में जी रही है। अधोगति मतलब बुरी दशा, तो आर्य की संतान आज अधोगति में जी रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा भी कभी पीते न थे। यानी कि ये पंक्ति में कहा गया है कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझे थे, यानी कि वो अपने लिए नहीं जीते थे, और वह कभी स्वार्थ और लोभ का कोई मोह उनको होता नहीं था। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चय होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। यानी कि
संसार का जो उपकार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे भला? उन्होंने संसार में उपकार करने के लिए ही जन्म लिया था, और इसीलिए वो कहते हैं वो कभी निष्क्रिय होकर बैठ सकते नहीं थे। तो यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा जाए कि आर्यों की क्या विशेषता रही है, तो आपको आंसर आना चाहिए कि आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। आर्य किसको महत्व देते हैं? परोपकार को। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते हैं। निष्क्रिय मतलब बिना कामकाज का। उनको ऐसा नहीं है कि मैं बिना कामकाज का रहूँ, ओके। तो वो निष्क्रिय रहना कभी पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो ये है हमारे काव्य पंक्तियों का अर्थ, ओके।